स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में पहली बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ करेंगे संवाद। मन की बात कार्यक्रम का ये 73वां संस्करण है, जिसे किसान आंदोलन और विपक्षी लामबंदी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोविड-19 टीकाकरण पर भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा पीएम बजट पर भी बात कर सकते हैं। संसद में बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में पीएम मोदी सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान छोटी पार्टियों को भी अधिक समय देने पर सहमति बनी है, लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील की गई। सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा। भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार। किसानों के समर्थन में विधायकी छोड़ने के बाद इनेलो नेताभे चौटाला गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करने के लिए यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये सभी किसानों का आंदोलन है। सरकार जब तक इन कृषि कानून को वापस नहीं लेते, सब मिलकर कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा है कि जिन किसानों पर केस है और जो लापता है, उसकी जानकारी फोन पर हमें करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि आंदोलनकारियों पर जो भी मुकदमे हुए, उन सब के केस किसान यूनियन लड़ेगी और उसका खर्च भी किसान यूनियन ही उठाएगी। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कई जगह मुकदमे दर्ज हुए, कई लोग गायब भी हैं। उन सब की जानकारी इस नंबर पर देने को कहा गया है ताकि सारी जानकारी इकट्ठा की जा सके। करनाल में अनाज मंडी से भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर नेशनल हाईवे पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास पहुंचे और धरना शुरू किया, जहां पहले से भारी संख्या में जवान तैनात थे। किसानों की मांग है कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें टोल प्लाजा पर धरना करने दिया जाए, लंगर लगाने दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। कहीं और धरना करने की जगह देने को तैयार है। इससे पहले पुलिस ने धरना रुकवाकर जगह को खाली करवा दिया था, लंगर भी रुकवा दिया गया था, जिसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए थे। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और किसानों से मुलाकात की थी। दीपेंद्र हुड्डा का यह भी कहना है कि सरकार को बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार टकराव की स्थिति पैदा ना करे। किसान जिन मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे, वो मांगे पूरी तरह से जायज है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में मचे उत्पात को लेकर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस बीच दीप सिद्धू की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया। नए वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। वो 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। दीप सिद्धू का कहना है कि वो मामले से जुड़े सबूत जुटा रहे हैं और जल्द पुलिस के सामने होंगे। एक्टर ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियां उनके परिवार को परेशान न करें। इससे पहले फेसबुक पर जारी वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा था कि मेरे बारे में लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे में सच इकट्ठा करना जरूरी है। दीप सिद्धू ने कहा है कि मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं, मैं उनको लेकर अपने सबूत पेश करूंगा। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पीसी कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा, कृषि कानूनों की वजह से आज देश में ऐसे हालात बने जिससे सब लोग परेशान हुए। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ शुरू से की है और यही कांग्रेस का स्टैंड है। हमारा संघर्ष चलता आया है, चलता रहेगा, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा।
कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, सरकार गलतियां करती है पर उन्हें सुधारना भी सरकार का काम है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको तो जनता सड़कों पर देखेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम भी बार बार सरकार से मिलकर ये विनती कर चुके हैं कि 3 कृषि कानूनों को किसानों के विरोध में जो है इनको रद्द करके सरकार को नए कानून बनाने चाहिए जिससे किसानों का भला हो सके, लेकिन सरकार हमारे सामने भी नहीं झुक रही और किसानों के सामने भी नहीं झुक रही। 26 जनवरी के प्रकरण पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा गया कि सरकार का षड्यंत्र सभी के सामने आ चुका है। उन्होंने ही किसानों को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी को सब कुछ करवाया था। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि 26 जनवरी की घटना को लेकर किसानों को बदनाम किया जा रहा है। सरकार के इशारों पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर किसानों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के रूप में मनाई है। 7 किसान एक दिन के लिए अनशन पर बैठे। किसानों का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए किसान शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द। हिमाचल की नालागढ़ कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता बोले, विधानसभा के नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर खाली हुई कालका की सीट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कोर्ट की तरफ से दोषी घोषित सांसद या विधायक को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 14 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, इसलिए अब 14 जनवरी से कालका सीट से प्रदीप चौधरी अयोग्य घोषित किए गए। फरीदाबाद में गांव नवादा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं बल्कि विरोधी हैं, जिन्हें पीएम मोदी और उनकी सरकार से नफरत है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा, इसलिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्य का उद्घाटन भी किया। कुरुक्षेत्र में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते हुए विधायक सुभाष सुधा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेवाड़ी में तिरंगे के सम्मान में बीजेपी नेता और लोगों ने यात्रा निकाली। कहा कि हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेगी। यह असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके रात करीब 12:30 बजे के आसपास महसूस किए गए थे। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे में 2.6 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बार एसोसिएशन किसानों की मदद करेगी। निर्दोष किसानों को फ्री कानूनी मदद भी मिलेगी। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन की गंभीरता को समझे, टकराव बढ़ाने की स्थिति पैदा न की जाए। सरकार किसानों से बातचीत करे, समाधान करे। 26 जनवरी के घटनाक्रम की निंदा करते हुए दीपेंद्र ने कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पर निशाना न साधा जाए। पंचकुला में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते हुए सामाजिक संस्थानों की ओर से सर्व समान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सेक्टर 5 के शालीमार चौक से इस यात्रा को शुरू किया गया है, जो कि इस इलाके से होकर गुजरी। सिरसा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अनाज मंडी के गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बापू के प्रिय भजनों को गाया। समापन अवसर पर रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन भी किया गया है और शहर के गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कहा कि सदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। रानिया शहर के वार्ड नंबर 2 में चाय बनाते समय अचानक से 5 किलो के सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलेंडर फट गया है और 5 लोग घायल हो गए हैं। धमाका सुनकर पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए और घर में दरार आ गई है। आस पड़ोस के मकानों को भी नुकसान हुआ है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से टोहाना के 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठनों में रोष बना हुआ है।
किसानों ने टाउन पार्क के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की और सरकार पर जबरन किसानों को पकड़कर दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने कहा है कि अगर सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया तो जल्द ही पंचायत करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोले जाने को लेकर स्कूलों में तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर बल्लभगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के लिए दिशा निर्देश के अनुसार कार्य भी शुरू किया गया है। प्रिंसिपल धर्मवीर यादव की माने तो बच्चों के लिए टेम्परेचर चेक करना और सैनिटाइजर सहित मास्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। टोहाना में कृषि यंत्र बनाने वाली फैक्ट्री में खाना बनाने वाला कर्मचारी अपने 2 साथी के साथ करीबन 5 लाख की चोरी कर फरार हो गया। आरोपी नेपाल के काठमांडू का बताया जा रहा है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फैक्ट्री के मालिक का यह भी कहना है कि आरोपी पिछले लगभग 6 साल से फैक्ट्री में खाना बनाने का काम कर रहा था। उसने काम में मदद के लिए 2 लोगों को बुलाया था। फरीदाबाद में देर रात ज्वेलरी शॉप की छत और अलमारी काट कर चोरों ने लगभग लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। करनाल के निर्मल कुटिया चौक पर 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, बस चालक मौके से फरार। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में बोरी में बंद मिला है शव। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की शुरू। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। नूंह जिले के जड़ौली गांव के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। केनाल में महिला के शव आने की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया। महिला की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है और कई दिनों से पानी में होने के चलते शरीर खुला हुआ। देशभर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों के लिए एसओपी का नया सेट भी जारी किया है। नए एसओपी के मुताबिक 1 फरवरी से देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा घर खोले जा सकेंगे। मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभागार आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल की कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सैनिटाइजर कर लोगों के लिए सैनिटाइजर भी रखा जाएगा, जो अनिवार्य है। थूकना सख्त वर्जित होगा। सिनेमा घरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य होगा। रोहतक के सांपला कुलताना रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में एक किराए के कमरे में पति पत्नी का शव मिला है। मौके का कारण कमरे में रखी जलती अंगीठी को बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अंगीठी को ही माना जा रहा है। फिलहाल जांच जारी। भारत और चीन सेनाओं के बीच में सीमा पर तनाव जारी। पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकू लॉ के पास नई सड़कों के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है। हालांकि स्थानीय कमांडरों पर स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस मसले को हल कर लिया गया है। नाकू ला के उत्तर में स्थित क्षेत्र डोकला में 2017 के विवाद के बाद पहली बार यहां चीनी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। लद्दाख स्टैंड ऑफ और साथ ही विश्लेषण करने वाले सैटेलाइट तस्वीरों से पीएलए की मंशा को समझा जा सकता है। हरियाणा के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं शाम 5 बजे तक बंद है। पहले 30 जनवरी शाम 5 बजे तक सेवाएं बंद थी। यमुनानगर में रोष मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी ने कहा कि हमलावर शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई। एसपी ने लोगों से अपील की है कि 15 से 20 युवा कभी भी जुलूस की शक्ल में निकल पड़ते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। कोशिश करें कि ऐसे जुलूस ना ही निकले। अगर निकालने हैं तो इस दौरान भाषा और नारों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान रखें। कुरुक्षेत्र के लोगों को अब भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज से रेलवे रोड पर उतर रहे नए पुल का जो विधायक है सुभाष सुधा ने उद्घाटन भी कर दिया।
बीजेपी के सभी कार्यालय का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। उसी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखा। महम के खरकड़ा गांव का सैनिक जोगिंदर राजस्थान में अभ्यास के दौरान टैंक टकराने से शहीद हो गया है। जोगिंदर 11 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। युद्धाभ्यास के दौरान टैंक के टकराने से जोगिंदर की शहादत हुई। प्रदेश सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से लगाई गई, जिसके बाद अब डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा पत्र जारी कर 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं लगाए जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाया जाएगा। इंद्री के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कुष्ठ मुक्त भारत बनाने की शपथ भी ली गई। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे पोलियो कार्यक्रम स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के बारे में बातचीत की गई। अंबाला के गांव मंढोर में दोपहर का एक बड़ा हादसा हो गया था। गांव में चल रही एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में फैक्ट्री के नजदीक बने घरों की दीवारों में दरारें आ गई और कई घरों के शीशे भी टूटकर चूर हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बॉयलर फटने के धमाका इतना तेज था कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया। नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की जांच जारी है। स्पीड छानबीन के दौरान घटनास्थल के पास एक लिफाफा भी मिला है। ये लिफाफा इजरायली दूतावास के राजदूत के नाम है। इस लिफाफे को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है और इस लिफाफे और इसमें लिखे कंटेंट को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। घटनास्थल से कुछ बॉल बेयरिंग भी मिले हैं। इन बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल बम बनाने में किया जाता है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद घटनास्थल का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ था। धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे टूटे। विजय चौक से 1.5 किलोमीटर दूर ये स्पॉट किया गया था। इजरायली दूतावास पर हमले को इजराइल की ओर से आतंकी हमला करार दिया गया, जबकि भारत ने कहा है कि हमले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहादुरगढ़ के पहलवान राहुल राठी ने सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राहुल राठी ने रेलवे की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। राहुल राठी बहादुरगढ़ के हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े में बचपन से ही कुश्ती के दांवपेच सीख रहा है। जूनियर नेशनल में भी 3 बार कांस्य पदक जीत चुका है। राहुल ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना चाहता है। राहुल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया और मेहनत की। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में टीकाकरण जारी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्सों को भी टीका लगाया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने को कहा है। अब तक करीब 29,28,000 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मिनिस्ट्री ने बताया कि 24 घंटे में 5,72,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ, जहां बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी के आसार भी जाहिर किया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में शुक्रवार को भी शीतलहर जारी रही। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है।